जब मेरे पति ने अपनी रिटायरमेंट पार्टी में माइक पकड़ा और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, ना कोई डिग्री, ना कोई करियर, बस मेरा पैसा उड़ाती है, तो पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। 60 लोग थे वहाँ, उनके बैग के कलीग, उनके दोस्त, हमारे रिश्तेदार, सबने तालियां बजाई। कुछ ने तो सीटियाँ भी मारी। मेरी बेटी रिया की आंखें भर आई, लेकिन मैं बिल्कुल साथ खड़ी रही। मैंने अपना शैंपेन का गिलास उठाया, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, चियर, यह आखिर बार है जब तुम में से कोई मुझे देखेगा। फिर मैं बाहर चली गई। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो, पूरी तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस औरत को वह अनपढ़ और बेकार समझ रहे थे उसके पास क्या है, और जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप भी यह सुनना चाहते हैं कि मैंने अपनी इज्जत कैसे वापस ली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम कामिनी देश पांडे है। मैं 67 साल की हूँ और गुड़गांव से सेक्टर 56 में रहती हूँ, या यूँ कहूँ कि रहती हूँ क्योंकि वह जो रात थी रिटायरमेंट पार्टी की, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 40 साल पहले से, जब मैंने अश्विन देश पांडे से शादी की थी। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को वह पिछले 40 साल से घरेलू और निकम्मी समझते रहे, वो असल में एक सफल कॉरपोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट थी, जिसने पिछले 35 सालों में लाखों रुपये कमाए, जिसके पास करीब 3 करोड़ 75 लाख की संपत्ति है, जिसके नाम पर नोएडा में 1 करोड़ 80 लाख का फ्लैट है जो किराए पर है, जिसकी 3 अलग अलग बैंकों में एफडी है, और जिसने हर उस अपमान का हिसाब रखा है जो उन्होंने मुझे दिया। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। कैसे मैंने 40 साल तक एक चोटली जिया, कैसे मैंने अपनी असली पहचान छुपाई, और कैसे एक रात में सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि अब मुझे उनके झूठ सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास अपना सम्मान था, अपनी कमाई थी, और सबसे बड़ी बात अपनी आज़ादी थी। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा, जहाँ लड़कियों के लिए पढ़ाई बस 12वीं तक होती थी। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। पर मेरे पिताजी में एक बात खास थी, वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे, इसलिए उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया कॉलेज के लिए। मैंने बीकॉम किया, फिर एमबीए सन 80 के दशक में। लड़कियों के लिए एमबीए करना बहुत बड़ी बात थी। पिताजी ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी मेरी पढ़ाई पर। मैंने 81 में एमबीए कर रही थी जब मेरी मुलाकात अश्विन से हुई। वो पुणे में ही बैंक में थे, हैंडसम, स्मार्ट, अच्छी नौकरी, सबको लगा कि बहुत अच्छे मैच है। रिश्ता तय हुआ। मैंने 81 में ही एमबीए पूरी की और 82 में हमारी शादी हो गई। मैं मुंबई आ गई अश्विन के साथ। उन दिनों वह अंधेरी में रहते थे। एक छोटा सा 1 BHK का फ्लैट था। शुरू में सब अच्छा था। अश्विन प्यार से पेश आते थे, मुझसे मेरे एमबीए के बारे में पूछते, मेरे प्लान के बारे में। मैं जॉब ढूंढ रही थी, कुछ इंटरव्यू भी दिए, पर फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। जब भी मैं किसी कंपनी का नाम लेती, अश्विन कहते, अभी तो शादी हुई है, सेटल हो जाओ, पहले फिर देखेंगे। फिर 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। रिया का जन्म हुआ और अश्विन ने कह दिया, अब तो बची है, नौकरी की क्या ज़रूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना। और मैं समझ गई थी असली बात यह थी कि अश्विन को मेरा पढ़ा लिखा होना पसंद नहीं था। उन्हें यह पसंद नहीं था कि मेरे पास एमबीए है। उन्हें लगता था कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो शायद उनसे ज़्यादा समझदार भी हूँ, और उनका पुरुष अहंकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रिया जब 2 साल की थी, मैंने फिर कोशिश की। मैंने कुछ कंपनियों में अप्लाई किया, एक जगह से ऑफर भी आया, एचआर की पोजीशन थी, अच्छी सैलरी। मैं बहुत खुश थी, पर जब मैंने अश्विन को बताया तो वो भड़क गए। बोले, तुम क्या समझती हो,
तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी की। लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी को नहीं पाल सकता, और बच्चे का क्या होगा, कौन संभालेगा उसे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि डे केयर में डाल दे या फिर घर पर काम करने वाली बाई रख ले, पर अश्विन ने एक ना सुनी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, और मैं क्या करती। तब मैं बस 25-26 साल की थी, अकेली थी मुंबई में, कोई सपोर्ट नहीं था, पिताजी दूर थे, और उस जमाने में पत्नी पति की बात नहीं मानती तो बड़ा मसला बन जाता था। तो मैं चुप रह गई, पर मैं हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अगर बाहर नौकरी नहीं कर सकती तो घर से कुछ काम शुरू करूँगी। उन दिनों फ्रीलांस ट्रेनिंग कंसल्टेंट की बहुत डिमांड थी। कॉरपोरेट कंपनियां अपने एम्प्लॉय को करवाने के लिए एक्सपर्ट बुलाती थी, तो मैंने इसी फील्ड में कोशिश करने का सोचा। मेरे पास MBA था, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। शुरुआत छोटी थी। मैंने कुछ छोटी कंपनियों को अपना बायोडाटा भेजा। एक कंपनी ने बुलाया, लीडरशिप डेवलपमेंट की वर्कशॉप थी। 5,000 मिला मुझे। साल था 1987। 5,000 उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। मेरे हाथ काँप रहे थे जब मुझे वह चेक मिला। यह मेरी पहली कमाई थी, पर मैंने अश्विन को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बताया तो वह मुझे रोक देंगे। तो मैंने एक अलग बैंक में खाता खोल लिया। ICICI बैंक में अश्विन का खाता पंजाब नेशनल बैंक में था। मैंने वह पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया, और यह सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे क्लाइंट बढ़ते गए। मैं महीने में 3-4 वर्कशॉप करने लगी। कभी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग, कभी लीडरशिप की, कभी टीम बिल्डिंग की। अश्विन को मैं बताती कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, या फिर किसी रिलेटिव के घर। कभी कभी कहती कि सोसाइटी की कुछ लेडीज़ के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। वो यकीन कर लेते, उन्हें कभी शक नहीं हुआ। और सच बताओ तो ये दोहरा जीवन जीना मुझे बहुत तकलीफ देता था। मैं चाहती थी कि अश्विन को बता दूँ, चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करे, गर्व से कहे कि मेरी पत्नी कितनी काबिल है, पर मैं जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। अश्विन का अहंकार इतना बड़ा था कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि मैं कुछ कमा रही हूँ। तो मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। साल 90 के दशक में मेरा काम बहुत बढ़ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बुलाने लगी। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस में महीने में 15-20 हज़ार कमाने लगी। फिर 500, 2000 के दशक में महीने का 1,00,000-1.5 लाख कमाने लगी थी। और अश्विन को अब तक कुछ पता नहीं था। मैंने अपने पैसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल किए। मैंने FD करवाई, PPF अकाउंट खोला, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। 2005 में मैंने नोएडा में एक फ्लैट खरीद लिया, सेक्टर 22 में 2 बेडरूम का। उस वक्त तो उसकी कीमत थी 25 लाख। मैंने अपने बचत से 20 लाख दिए और 5 लाख का लोन लिया। 3 साल में लोन ख़त्म कर दिया और वो फ्लैट किराए पर लगा दिया। अब मुझे हर महीने 45,000 किराया मिलता है। पर अश्विन को लगता था कि मैं घरेलू हूँ, बेकार हूँ, उनके पैसों पर पल रही हूँ। और वह हर मौके पर मुझे यह एहसास दिलाते थे। जब रिया 7-8 साल की थी, एक बार अश्विन के दोस्त घर आए थे। हम सब बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में मेरे दोस्त ने पूछा, कामिनी तुमने क्या पढ़ा है? मैं कुछ बोलती उससे पहले अश्विन ने कहा, अरे इसने बस BCom किया है, घरेलू है बिल्कुल। मैंने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। मैं चुप रह गई, क्योंकि मुझे अपनी MBA डिग्री को छुपाना था, पर दिल में बहुत चोट लगी। मेरे पास MBA था, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग दे रही थी, और मेरे अपने पति मुझे घरेलू बता रहे थे। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अश्विन ने मेरा मजाक उड़ाना अपनी आदत बना ली। हर मौके पर, हर जगह वो मुझे नीचा दिखाते हुए, और मैं चुपचाप सहती रही। जब रिया 12 साल की थी, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मैं और अश्विन दोनों गए थे। टीचर ने बताया कि रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है,
खासकर मैथ्स और साइंस में। अश्विन फूलकर कुपा हो गए। बोले, हाँ, मुझसे ही तो दिमाग गया है बच्चे में। मैं भी बचपन में बहुत शार्प था। टीचर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और माँ से भी तो मिला होगा कुछ। अश्विन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इसमें तो कुछ खास नहीं है। रिया को सब कुछ मुझसे मिला है। मैं वही बैठी थी, मेरे हाथ में चाय का कप था। मैं बस मुस्कुराती रही, पर अंदर से टूट रही थी। मेरे पास एमबीए थी, मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक्सपर्ट थी। मैं लोगों को लीडरशिप सिखाती थी, और मेरा पति कह रहा था कि मुझ में कुछ खास नहीं है। और मैं चुप रही, क्योंकि अगर मैं बोलती तो सब बाहर आ जाता। मेरा काम, मेरी कमाई, मेरी डिग्री, और मुझे डर था कि अश्विन का रिएक्शन क्या होगा। 2010 में हम मुंबई से गुड़गांव शिफ्ट हो गए। अश्विन का तबादला हो गया था। हमने सेक्टर 56 में एक 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। 75 लाख का था। अश्विन ने बैंक से लोन लिया। हर महीने 80,000 की ईएमआई आती थी। अश्विन की सैलरी थी 1.5 लाख, तो बाकी का खर्च मैं अपनी कमाई से चुपचाप संभाल रही थी। हाँ, आपने सही सुना, हमारा जो घर था गुड़गांव में, उसकी आधी से ज़्यादा ईएमआई में अपनी कमाई से भर रही थी। पर अश्विन को पता नहीं था, मैं घर का खर्चा इतने तरीके से मैनेज करती थी कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ। कभी बोलती कि मेरे पिताजी ने पैसे भेजे, कभी बोलती कि मेरे जेवर बेच दिए, कभी बोलती कि सोसाइटी की किटी में जीत गए पैसे। अश्विन यकीन कर लेते। उन्हें लगता था कि वह घर चला रहे हैं, पर असल में मैं चला रही थी। और मजे की बात यही थी कि जब भी कोई घर आता, अश्विन कहते, देखो मैंने कितना अच्छा फ्लैट लिया है, मेरी मेहनत की कमाई है यह। मैं रसोई में खड़ी चाय बनाती और सुनती रहती। 2015 में एक बार रिया की शादी की बात चल रही थी। वह तब 25 साल की थी और एक लड़का पसंद भी था उसे। उस लड़का था आईआईटी में काम करता था। दोनों ने बहुत मेहनत से रिलेशनशिप बनाई थी, पर लड़के की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमज़ोर थी। जब रिया ने अश्विन को बताया तो वो भड़क गए। बोले, क्या उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं है तो हम क्यों करें रिश्ता? हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो मोटी रकम में दहेज दे। मैं सदमे में थी। मेरी बेटी प्यार करती थी उस लड़के से, और अश्विन पैसों की बात कर रहे थे। मैंने कहा, अश्विन, यह गलत है। लड़की की खुशी ज़्यादा जरूरी है। अश्विन ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता पैसों की कीमत। मैं सारी जिंदगी कमा कमा कर थक गया, और तुमने बस उड़ाया है पैसा। अब रिया की शादी में भी मैं ही फैसला लूँगा। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं चाहती थी कि चिल्लाऊं, कहूँ कि मैंने भी कमाया है, मैंने तुमसे ज़्यादा कमाया है, तुम्हारे घर की आधी चीज़ें मेरे पैसों की है। पर मैं चुप रही, क्योंकि मुझे रिया की फिक्र थी। अगर मैंने उस वक्त सच बता दिया तो घर में तूफान आ जाता। तो मैंने चुपचाप रिया को समझाया कि वो अश्विन से बात करे। आखिरकार अश्विन मान गए, पर शर्त यह रखी कि लड़के की फैमिली कम से कम 1 लाख दहेज में दे। मैंने चुपके से रिया के ससुराल वालों को फोन किया और कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद 10 लाख अरेंज कर दूंगी, बस शादी हो जाने दीजिए। और यही हुआ। रिया की शादी हो गई और मैंने अपनी एफडी तोड़कर 10 लाख अरेंज किए। अश्विन को लगा कि उन्होंने ही दहेज दिया, पर असल में मैंने दिया था। यह है मेरी जिंदगी। 40 साल तक मैंने एक झूठ जिया। अश्विन के अहंकार को बचाने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई, अपनी कामयाबी छुपाई, अपनी कमाई छुपाई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो घर टूट जाएगा, रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। पर अब मुझे समझ आ गया था कि मैं पहले ही अकेली थी। अश्विन मेरे साथ थे, पर मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने कभी मेरी इज्जत नहीं की, कभी मेरी कदर नहीं की। मैं उनके लिए बस एक घरेलू औरत थी, एक बोझ था, और जब भी मौका मिलता वह मुझे नीचा दिखाते।
अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरी स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे इन सब का हिसाब चुकाया, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 2020 आई, कोरोना महामारी आई, सब कुछ बदल गया। मेरा सारा काम ऑनलाइन हो गया। अब मैं घर से ही वर्कशॉप कर रही थी, जूम पर, टिप्स पर, और यह मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। अश्विन को लगता था कि मैं बस अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ। उन्हें क्या पता कि मैं किसी बड़ी कंपनी को ट्रेनिंग दे रही हूँ। और इस दौरान मेरा काम और बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ रुक गया था। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग करवा रही थी। मैं दिन में 3-3 वर्कशॉप करने लगी और मेरी कमाई 2 गुनी हो गई। मैं महीने के 2.5-3 लाख कमाने लगी थी। अश्विन घर पर बैठे फ़ोन चलाते और न्यूज़ देखते। एक दिन मैं अपने छोटे से स्टडी रूम में बैठी एक सेशन ले रही थी। लीडरशिप डेवलपमेंट का सेशन था। कोई 50 लोग जुड़े थे। अश्विन दरवाजे पर आ गए, बोले, अरे क्या कर रही हो, चाय बना दो ना। मैंने कहा, अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बनाती हूँ। वह चिढ़ गए, बोले, बिजी किस में बिजी, कौन से दोस्त से बात कर रही हो, पूरा दिन यही करती हो, कुछ काम नहीं है। मैंने धीरे से माइक म्यूट किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर सेशन पूरी की, पर अंदर से मैं बहुत दुखी थी। मैं काम कर रही थी, अच्छा काम, जरूरी काम, पर अश्विन को सिर्फ चाय की पड़ी थी। 2021 में एक बार मैंने देखा कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। मैंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट निकाले, अपने इन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा किया, और मैं हैरान रह गई। नोएडा का फ्लैट अब करीब 1 करोड़ 80 लाख का हो गया था। SBI में 20 लाख की एफडी थी, HDFC में 30 लाख की, ICICI में 30 लाख की, कुल 80 लाख की एफडी। फिर म्यूचुअल फंड में 40 लाख, PPF अकाउंट में 25 लाख, ICICI बैंक अकाउंट में 50 लाख। कुल मिलाकर मेरे पास 3 करोड़ 75 लाख की संपत्ति थी। और यह सब मैंने खुद कमाया था, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। और अश्विन के पास क्या था? गुड़गांव का फ्लैट, जो अभी भी आधा लोन में था। बैंक में थोड़ी सी बचत बची, और वह मुझे बताते कि मैं उनके पैसे पर पल रही हूँ। उस दिन मैं देर तक अपने स्टडी रूम में बैठी रही। बाहर अश्विन टीवी देख रहे थे और मैं अपने लैपटॉप पर अपने बैंक स्टेटमेंट देख रही थी। मुझे अजीब सा लग रहा था। एक तरफ मुझे गर्व हो रहा था, मैंने इतना कुछ हासिल किया था बिना किसी की मदद के, बिना किसी को बताए। दूसरी तरफ मुझे खुद भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, क्योंकि मैंने यह सब छुप कर किया था। मैं चाहती थी कि अश्विन को पता चले, चाहती थी कि वह गर्व से कहे कि मेरी पत्नी इतनी काबिल है। पर मैं जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर 2023 आया। अश्विन की उम्र 67 हो गई, रिटायरमेंट का समय आ गया। उन्होंने घर में घोषणा कर दी कि मार्च में उनकी रिटायरमेंट है और बड़ी पार्टी होगी। उन्होंने बैंक के हॉल में पार्टी बुक की, 60-70 लोग को बुलाया। बड़ी तैयारी हो रही थी। मैं पार्टी की तैयारी में लगी थी। साड़ी खरीदी, अश्विन के लिए कुर्ता पायजामा, रिया भी आने वाली थी अपने पति के साथ। सब कुछ तय हो गया। पार्टी से 2 दिन पहले अश्विन ने अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो घर में घूम घूम कर बोल रहे थे, मैंने 40 साल बैंक को दिए, मेरी मेहनत से मैंने अपने परिवार को यह सब दिया। मैं रसोई में खड़ी सुन रही थी। मेरे दिल में कुछ चुभ रहा था, पर मैं चुप रही। पार्टी का दिन आया, मार्च 2024, शाम को पार्टी थी। मैंने तैयार होना शुरू किया। एक सुंदर नीली साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया, जेवर पहने। आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई। 67 साल की उम्र में भी मैं अच्छी लग रही थी। अश्विन बाहर तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, बस बोले, चलो लेट हो जाएगा। हम पार्टी में पहुँचे। हॉल बहुत सुंदर सजा था, गुब्बारे, रोशनी, फूल। मंच पर अश्विन की बड़ी सी फोटो लगी थी। नीचे लिखा था, सेवानिवृत्ति सम्मान, अश्विन देशपांडे,
40 साल की सेवा, लोग आने लगे। बैंक के कलीग, दोस्त, रिश्तेदार सब अश्विन को बधाई दे रहे थे। मैं कोने में बैठी चाय पी रही थी। कोई मेरी तरफ देखने तक नहीं आया। फिर स्पीच का समय आया। अश्विन माइक लेकर मंच पर गए। उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। बताया कैसे उन्होंने बैंक में इतने साल काम किया, कैसे उन्होंने इतनी तरक्की की, कैसे उन्होंने अपने परिवार को संभाला। सब ताले बजा रहे थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। बोले, और यह मेरी पत्नी कामिनी, ना कोई डिग्री ना कोई करियर, बस मेरा पैसा उड़ाती है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मैंने अपने चारों तरफ देखा। 60 लोग हंस रहे थे, कुछ तो सीटियाँ भी मार रहे थे। मेरी बेटी रिया एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं साथ बैठी थी। मेरे हाथ में सेपन का गिलास था। फिर अश्विन ने आगे बोला, पर क्या करे, घर तो संभालती है, खाना तो बनाती है, तो रखना तो पड़ता है ना। फिर से हंसी। उस पल मुझे लगा जैसे कोई चाकू से मेरे दिल में वार कर रहा हो। 40 साल मैंने इस आदमी के लिए अपनी पहचान छुपाई, अपनी कमाई छुपाई, अपनी काबिलियत छुपाई, और आज वह 60 लोगों के सामने मुझे बेकार बता रहे थे, मुझे अनपढ़ बता रहे थे, मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। मैं उठ गई, खड़ी हुई। मेरे हाथ में वह सेपन का गिलास था। मैंने गिलास ऊपर उठाया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, चीयर्स। मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। फिर मैंने कहा, यह आखिरी बार है जब तुम में से कोई मुझे देखेगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अश्विन मंच पर खड़े मुझे घूर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कहा। मैंने अपना गिलास टेबल पर रखा, अपना पर्स उठाया और बाहर की तरफ चल दी। रिया मेरे पीछे आई। बोली, माँ कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा। बोली, बेटा अब बस, अब मैं नहीं सह सकती। फिर मैं बाहर चले गई। मैं सीधे घर आई, अपने स्टडी रूम में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और पहली बार 40 साल में मैं रोई, जी भर के रोई। इतने साल की तकलीफ, इतने साल का अपमान सब बाहर आ गया। मैं घंटे भर रोती रही। फिर मैंने अपने आंसू को पूछे, अपना लैपटॉप खोला और फैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब सबको सच बताऊँगी। अश्विन को बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और उन्होंने जो किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। उस रात अश्विन घर आए। वो बहुत गुस्से में थे। आते ही चिल्लाने लगे, यह क्या तमाशा था? सब लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। क्या सोचेंगे लोग? मैं अपने कमरे में बैठी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह दरवाज़ा खटखटाते रहे, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार वह हार कर चले गए। अगले 2 दिन में अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रिया मुझसे मिलने आई। उसने पूछा, माँ क्या हुआ है? पापा बहुत गुस्से में है। मैंने कहा, बेटा आप ही कुछ मत पूछो, बस 2 दिन बाद यहाँ आना, मैं तुमसे सब बताऊंगी और तुम्हारे पापा को भी। उन 2 दिनों में मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। मैंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट प्रिंट किए, अपने प्रॉपर्टी पेपर्स निकाले, अपनी MBA की डिग्री जो मैंने 40 साल से छुपा रखी थी वह निकाली, अपने क्लाइंट की लिस्ट बनाई, अपने टैक्स रिटर्न के पेपर्स निकाले, सब कुछ एक फाइल में रख लिया। फिर मैंने एक वकील से बात की। मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी रीना, वो दिल्ली में वकील थी। मैंने उससे फ़ोन पर बात की, बताया कि मुझे तलाक चाहिए। मेंटल त्रुटि के आधार पर उसने कहा, कामिनी तुमने सही फैसला लिया, मैं तुम्हारे पेपर्स तैयार करती हूँ। तीसरे दिन मैंने रिया को फ़ोन किया, कहा, बेटा आज शाम को घर आना अपने पति के साथ, मुझे तुम्हें और तुम्हारे पापा को कुछ बताना है। रिया ने पूछा, माँ क्या बात है? मैंने कहा, शाम को बताऊंगी। शाम को 5 बजे रिया अपने पति के साथ आई। अश्विन भी घर पर थे। मैंने सबको बैठने को कहा। फिर मैं अपने स्टडी रूम में से अपने फाइल लेकर आई। मैं बहुत शांत थी, मेरे हाथ नहीं काँप रहे थे, मेरी आवाज़ स्थिर थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। मैंने सबको देखा, फिर बोली, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने 40 साल तक छुपाया है। अश्विन चिढ़ गए।
बोले अब क्या नाटक है। उस दिन की बेइज्जती कम थी जो फिर से मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया। मैंने अपनी फाइल खोली, पहला पेपर निकाला। वो मेरी एमबीए की डिग्री थी। मैंने वो रिया को दिखाई। बोली यह देखो, यह मेरी एमबीए की डिग्री है, सन 1982 की। तुम्हारे पापा ने तुमसे कहा था कि मैंने सिर्फ बीकॉम किया है, और यह झूठ था। मेरे पास एमबीए है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। रिया ने डिग्री देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अश्विन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोले यह कैसे। मैंने दूसरा पेपर निकाला, मेरा आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट। बोली यह देखो मेरा बैंक अकाउंट, जिसमें अभी 50 लाख है। यह वो अकाउंट है जो मैंने सन 88 में खोला था, जब मैंने अपनी पहली कमाई की थी। प्रिया ने स्टेटमेंट देखा। बोली माँ यह सच है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने तीसरा पेपर निकाला, नोएडा के फ्लैट के पेपर्स। बोली यह देखो, नोएडा में सेक्टर 22 में एक 2 बेडरूम का फ्लैट है मेरा नाम पर, जिसकी कीमत अभी 1,80,00,000 है, जो किराए पर है, और मुझे हर महीने 45,000 किराया मिलता है। अश्विन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने आगे कहा और यह देखो, मैंने अपनी सारी एफडी की रसीदें निकाल कर टेबल पर रख दी। एसबीआई में 20 लाख, एचडीएफसी में 30 लाख, आईसीआईसीआई में 30 लाख, कुल 80 लाख की एफडी। फिर मैंने अपने म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट निकाले, 40 लाख के म्यूचुअल फंड, फिर पीपीएफ का स्टेटमेंट, 25 लाख का पीपीएफ। रिया अपने पति से चिपक कर बैठ गई थी। वो सदमे में थी। अश्विन की हालत देखने लायक थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनके हाथ काँप रहे थे। मैंने कहा कुल मिलाकर मेरे पास 3,75,00,000 की संपत्ति है, और यह सब मैंने खुद कमाया है। पिछले 35 साल से मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट हूँ। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग देती हूँ, लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग। मेरे पास 150 से ज़्यादा क्लाइंट की। फिर मैंने अपने क्लाइंट की लिस्ट निकाली, रिलायंस, टाटा, इंफ्लुएंस, बीपीएससीएल, बड़े बड़े नाम थे। रिया ने लिस्ट देखी और रोने लगी। बोली माँ यह सब सच है, तुमने यह सब किया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने अश्विन की तरफ देखा। बोली हाँ, और तुम्हें पता भी नहीं था, क्योंकि तुम इतने अहंकारी थे कि तुम यह सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें लगता था कि मैं घरेलू हूँ, बेकार हूँ, तुम्हारे पैसों पर पल रही हूँ, पर सच यह है कि तुम मेरे पैसों पर पल रहे थे। अश्विन की आंखें लाल हो गई। वो बोले कामिनी, यह तुमने मुझसे छुपाया। मैंने कहा हाँ, मैंने छुपाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है कि तुम यह सह नहीं सकते कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज़्यादा काबिल है, तुमसे ज़्यादा कमाती है। इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर मैंने अपने टैक्स रिटर्न के पेपर्स निकाले। ये देखो, मेरे पिछले 10 साल के टैक्स रिटर्न में हर साल 15 से लाख कमाती हूँ, और हर साल टैक्स भरती हूँ। सब लीगल है, सब सही है। रिया रो रही थी। वो बोली माँ, तुमने यह सब अकेले किया, कैसे। मैंने कहा बेटा, जब किसी को छुपाना पड़े तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं तुम्हारे पापा से कहती थी कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ या सोसाइटी की लेडीज के साथ कहीं घूमने, और असल में मैं वर्कशॉप करने जा रही थी। और तुम्हारे पापा को कभी शक तक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यह सोचना ही पसंद था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अश्विन अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। वह कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने कहा और सबसे बड़ी बात, यह जो घर है गुड़गांव का, यह फ्लैट, इसकी ईएमआई तुम भरते थे नहीं, इसकी आधी से ज़्यादा ईएमआई मैं भर रही थी अपनी कमाई से। पर तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि मैं घर के खर्च इतने स्मार्ट तरीके से मैनेज करती थी कि तुम्हें कभी शक नहीं हुआ। अश्विन के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। वह बोले कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला इतने साल। मैंने कहा हाँ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। तुमने मेरी इज्जत नहीं की, कभी नहीं।
तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, सबसे सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, और उस दिन रिटायरमेंट पार्टी में तो हद हो गई। 60 लोगों के सामने तुमने मुझे बेकार बताया, अनपढ़ बताया, कहा कि मैं तुम्हारा पैसा उड़ाती हूँ। पर सच ये है कि मैंने तुमसे ज़्यादा कमाया है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने अपनी फाइल से आखिर पेपर निकाला, तलाक के पेपर्स। मैंने वो अश्विन के सामने रख दिए। बोली, यह तलाक से पेपर्स से मेटल प्योरिटी के आधार पर मैंने पिछले 40 साल के हर अपमान का हिसाब रखा है, हर उसे मौके का जब तुमने मुझे नीचा दिखाया, और अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया सदमे में थी, उसका पति बस चुपचाप बैठा था। अश्विन के हाथ कांप रहे थे। वो बोले, कामनी, तुम पागल हो गई हो? तलाक 40 साल की शादी के बाद? मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, 40 साल की शादी के बाद, क्योंकि इन 40 सालों में तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, कभी मेरी कदर नहीं की। तुम्हारे लिए मैं हमेशा बस एक घरेलू औरत थी, एक बोझ, और अब मैं यह बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। अश्विन उठ खड़े हुए। वो चिल्लाए, यह तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैंने कहा, तुम्हें देना होगा, क्योंकि मेरे पास सबूत है तुम्हारे हर अपमान का, और अगर तुमने कोर्ट में लड़ने की कोशिश की तो मैं सब सबूत पेश कर दूंगी और तुम हार जाओगे। फिर मैंने रिया की तरफ देखा। बोली, बेटा, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं अब और नहीं रह सकती। मैंने 40 साल अपनी जिंदगी तुम्हारे पापा के अहंकार को बचाने में गुजार दी। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। रिया रो रही थी। वो बोली, माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो सहा है मैं समझ सकती हूँ। पापा ने गलत किया। अश्विन रिया की तरफ मुड़े। बोले, रिया, तू अपनी माँ का साथ देगी? रिया ने कहा, हाँ पापा, क्योंकि माँ सही कर रही है। आपने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया। मैंने देखा है, मैंने सुना है, और मुझे बुरा लगता था, पर मैं कुछ कह नहीं पाती थी। पर अब मैं माँ के साथ हूँ। अश्विन का चेहरा लाल हो गया। वो बोले, ठीक है, जाओ, तुम दोनों जाओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। फिर वो कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं शांत बैठी रही। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। 40 साल के बाद मैंने आखिरकार सच बोल दिया था, अपनी असलियत बता दी थी, और अब मैं आज़ाद होने वाली थी। रिया ने मुझे गले लगा लिया। बोली, माँ, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने इतना कुछ किया और मुझे पता भी नहीं था। मैंने उसके बाल सहलाए। बोली, बेटा, अब तुम्हें पता है, और अब सब बदल जाएगा। उस रात में अपने स्टडी रूम में सोई। अश्विन अपने कमरे में थे। हम दोनों के बीच अब एक दीवार खिंच गई थी, एक ऐसी दीवार जो कभी नहीं टूटने वाली थी। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं नोएडा के अपने फ्लैट में जाने वाली थी। वो फ्लैट जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, जो पूरी तरह मेरा था। मैंने अपने कपड़े, अपनी किताबें, अपने जरूरी कागजात सब पैक कर लिए। अश्विन ने मुझे रोकने की कोशिश की। वह बोले, कामिनी, प्लीज़ ऐसा मत करो, हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, अश्विन, अब बात करने का समय नहीं है। तुमने 40 साल में कभी मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। वो बोले, पर कामिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार मैंने डर देखा। बोली, प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब पता है? प्यार में इज्जत होती है, सम्मान होता है, पर तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, तो यह प्यार नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ था। फिर मैं अपना सामान उठाकर बाहर चले गई। रिया मुझे लेने आई थी। उसने मेरा सामान गाड़ी में रखा। मैं आखिरी बार गुड़गांव के उस फ्लैट की तरफ देखा। 40 साल मैंने इस घर में गुजारे थे, और यह कभी मेरा घर नहीं बना। यह हमेशा अश्विन का घर रहा। अब मैं अपने घर जा रही थी। हम नोएडा पहुँचे। सेक्टर 22 में मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। रिया ने सामान ऊपर ले जाने में मदद की। मैंने दरवाज़ा खोला। फ्लैट खाली था, क्योंकि टेनेंट पिछले महीने ही निकल गए थे, पर यह फ्लैट साफ सुथरा था।
धूप आ रही थी। बालकनी से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने गहरी सांस ली। यह मेरा घर था, पूरी तरह मेरा। अगले कुछ दिनों में मैंने फ्लैट को सजाया, फर्नीचर खरीदा, पर्दे लगवाए, किचन में सामान भरा। रिया ने बहुत मदद की। उसने कहा, माँ, यह फ्लैट बहुत सुंदर है और तुम्हारा है, पूरी तरह तुम्हारा। मैं मुस्कुराई। हाँ, यह पूरी तरह मेरा था। मैंने इसे अपनी कमाई से खरीदा था और अब मैं यहाँ आज़ाद थी। कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता था, कोई मुझे बेकार नहीं बता सकता था। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैंने रीना को अपनी वकील बनाया। उसने सारे पेपर्स तैयार किए। हमने मेंटल क्रूरिटी के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की और मैंने सभी सबूत दिए। पिछले 40 साल के हर अपमान की डायरी मैंने रखी थी। हर वो मौका जब अश्विन ने मुझे नीचा दिखाया था, मैंने नोट किया था, सब कुछ लिखा था। तारीखें, जगह, क्या कहा गया, सब कुछ। अश्विन ने शुरू में लड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपना वकील रखा, पर जब उन्होंने मेरे सबूत देखे तो उनका वकील भी उन्हें समझाने लगा कि कैसे कमज़ोर है। मेरे पास सब कुछ था, डॉक्यूमेंटेशंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, गवाह। रिया ने भी अदालत में अपना बयान दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पापा को, अपनी माँ को अपमानित करते देखा है। आखिरकार 6 महीने बाद अदालत ने तलाक की डिग्री दे दी। मेंटल क्रूरिटी के आधार पर अश्विन को गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद कमा रही थी और गुड़गांव का फ्लैट वह अब आधा मेरा था, क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि मैंने उसकी ईएमआई में बराबर का योगदान किया था। तो अदालत ने फैसला दिया कि या तो फ्लैट बेच दिया जाए और पैसे बराबर बांट दिए जाए, या फिर एक पार्टनर दूसरे को उसका हिस्सा दे दे। अश्विन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे मेरा हिस्सा दे सके, तो फ्लैट बेचना पड़ा। फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख में बिका। 6 लाख हम दोनों को मिले। अश्विन ने वह पैसे लिए और एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया फरीदाबाद में, 2 बेडरूम का। और मैंने वह पैसे अपनी एफडी में डाल दिए। अब मेरे पास कुल संपत्ति 4 करोड़ के करीब थी। तलाक के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब खुले तौर पर अपना काम करने लगी। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल इंडियन पर डाला और मेरे क्लाइंट और बढ़ गए, क्योंकि अब मैं छुप कर काम नहीं कर रही थी। मैं गर्व से बता रही थी कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। मैंने अपने फ्लैट में एक छोटा सा ऑफिस बनाया। वहाँ से मैं अपनी वर्कशॉप चलाती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। मेरी आमदनी और बढ़ी। अब मैं महीने का 33.5 लाख कमा रही हूँ और सब पैसा मेरा है, सिर्फ मेरा। सुबह उठती हूँ तो बालकनी में बैठकर चाय पीती हूँ। पार्क दिखता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, धूप आ रही होती है और मुझे शांति महसूस होती है। ऐसी शांति जो मुझे पिछले 40 साल में कभी नहीं मिली। मैं सोसाइटी की कुछ लेडीज से दोस्ती हो गई है। हम साथ वॉक पर जाते हैं, साथ मंदिर जाते हैं, कभी कभी साथ फिल्म देखने भी जाते हैं। वह सब जानती है कि मैं क्या करती हूँ और वह सब मेरा सम्मान करती है। कई बार तो मुझसे सलाह भी मांगती है, उनके बेटे बेटियों के करियर के बारे में या फिर उनके खुद के बारे में, और मैं खुशी खुशी मदद करती हूँ। रिया हफ्ते में 1-2 बार आती है और मेरे काम में बहुत दिलचस्पी लेती है। कभी कभी मेरी वर्कशॉप में भी बैठ जाती है। उसे गर्व है मुझ पर और यही मैं चाहती थी, अपनी बेटी का गर्व। एक बार रिया ने पूछा, माँ, क्या तुम्हें अफसोस है इतने साल छुप कर जीने का? मैंने सोचा, फिर बोली, हाँ, अफसोस है, पर यह भी सच है कि उन 40 सालों ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में कैसे जिया जाता है, कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि अपनी कीमत खुद तय करनी होती है, दूसरों को नहीं। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत मजबूत हो माँ। और अश्विन अब फरीदाबाद में अकेले रहते हैं। उनकी पेंशन आती है, बस उसी से गुजारा करते हैं। उनके वह दोस्त जो रिटायरमेंट पार्टी में हंस रहे थे, वो अब उनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला
कि असल में कामिनी कौन थी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ने तो मुझसे माफ़ी भी मांगी, पर अश्विन ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उनका अहंकार अभी उतना ही बड़ा है। रिया कभी कभी उनसे मिलाती है और बताती है कि पापा बहुत अकेले रहते हैं, घर गंदा रहता है, खाना ढंग से नहीं बनाते, सेहत बिगड़ रही है। पर मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि यह उनकी अपनी करने का फल है। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती कि अगर मैंने शुरू में ही सच बता दिया होता तो क्या होता। शायद अश्विन नाराज हो जाते, शायद घर में लड़ाई होती, पर शायद वह मान भी जाते, शायद उन्हें गर्व होता मुझ पर यह सब अब बस शायद है। असलियत यही है कि मैंने 40 साल छुप कर जिया और अब मैं आज़ाद हूँ। मैं अब 60 साल की हूँ और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर अभी शुरू हुआ है। मैं वह सब कुछ कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। ट्रेवल करना, नई चीज़ें सीखना, लोगों से मिलना और सबसे बड़ी बात खुद को जानना। मैं कई महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ। जो महिलाएं सोचती है कि उनकी उम्र निकल गई, जो सोचती है कि अब कुछ नहीं कर सकती, मैं उन्हें अपनी कहानी बताती हूँ और उन्हें हिम्मत देती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर इरादा मजबूत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे एक बड़ी कंपनी ने बुलाया। उनकी वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए मुझे मुख्य स्पीकर बनाया गया। मैंने वहाँ अपनी कहानी शेयर की। 300 से ज़्यादा महिलाएं थी ऑडियंस में। जब मैंने अपनी कहानी सुनी तो कई महिलाओं की आंखें भर आई। स्पीच के बाद इतनी तालियां बजी कि मेरे कान भरना गए। और बाद में कई महिलाएं मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें इंस्पायर किया है, उन्हें हिम्मत दी है। उस दिन मुझे लगा कि शायद इसलिए मुझे वह 40 साल का सफ़र तय करना पड़ा, ताकि मैं दूसरी महिलाओं को राह दिखा सकूं, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जब मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ सुबह की चाय पीते हुए, तो मुझे शांति महसूस होती है। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे बस संतोष है। संतोष इस बात का कि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत वापस ली। और यही मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ जो यह कहानी सुन रही है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उनकी गलती है। और तुम्हें हक है कि तुम अपनी इज्जत वापस लो, चाहे कितना भी समय लग जाए। कभी किसी के अहंकार को बचाने के लिए अपनी पहचान मत छुपाओ। तुम जो हो वो बन कर दिखाओ। और अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीती हो। मैंने यह सीखा कि सब्र और रणनीति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। मैंने 40 साल इंतजार किया, चुपचाप अपना काम किया, अपनी संपत्ति बनाई, और जब सही समय आया तो मैंने सबको सच बता दिया और अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले ली। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, आज़ादी, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास अपनी पहचान है। मैं कामिनी देशपांडे हूँ, 67 साल की एक सफल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट, एक स्वतंत्र महिला और एक ऐसी महिला जिसने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ऐसी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिएगा, सब्र और रणनीति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। अपनी इज्जत कभी मत गवाइए, और अगर कोई छीन ले तो उसे वापस लेने की हिम्मत